नमस्कार। वार्ता के इस अंक में हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.एम. त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ। जी हाँ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर त्रिपाठी न सिर्फ एचओडी हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में नेशनल पीजी कॉलेज में, बल्कि छात्रों में बहुत लोकप्रिय हैं और अपने वैचारिक पैनेपन, बुद्धिजीविता और अच्छे अध्यापन गुण के लिए जाने जाते हैं। और इसलिए वार्ता के इस अंक में हमारा जो विषय है वो डॉक्टर आम्बेडकर और महात्मा गांधी को लेकर के है। हमेशा से भारत में आम्बेडकरवादी और गांधीवादी विचारधारा, ये दो समानांतर राजनीतिक विचारधाराएं बहुत ही प्रासंगिक और ज्वलंत रही हैं। हालांकि परस्पर वैचारिक मतभेदों के बावजूद इन दोनों महापुरुषों का एक दूसरे के प्रति एक सम्मान भाव था। फिर भी उनके तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर अलग अलग दृष्टिकोण थे, अलग अलग विचार थे। तो भारतीय समाज, संविधान उनको लेकर के, भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था को लेकर के, जातिवाद को लेकर के और स्वराज्य को लेकर के उन्होंने क्या एक दूसरे के विषय में अपने अपने विचार रखे, कहाँ वो सहमत नहीं थे, उनमें क्या मतभेद, क्या अंतर थे, इन्हीं सारे विषयों पर हमारे साथ वार्ता के इस अंक में प्रकाश डालेंगे डॉक्टर त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक अबाउट गांधी एंड अम्बेडकर। जी। तो डॉक्टर साहब, पहले तो मेरा प्रश्न यही है कि डॉक्टर आम्बेडकर और महात्मा गांधी भारतीय समाज में जिस प्रकार की व्यवस्था थी, जातिवाद को लेकर के या राजनीतिक अधिकारों को लेकर के, उन दोनों की सोच क्या थी और उसके विषय में आपका अध्ययन, आपका अवलोकन, आपका अनुभव क्या कहता है? अगर हम गांधी की बात करें, अम्बेडकर की बात करें, दोनों भारतीय समाज के ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनको किसी एक सिंगल अप्रोच से अगर हम देखना चाहें तो वो संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गांधी एक बहुत बड़े कालखंड में, बहुत ऐसा नहीं है कि भारत में ही उन्होंने काम किया हो, उन्होंने तकरीबन 20 से 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में काम किया और 23 वर्ष रहे वो। हाँ, तकरीबन 21 वर्ष तो रहे ही होंगे। और उस कालखंड में महात्मा गांधी जो है वो ये स्वीकार भी करते हैं कि जब वो साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल कर रहे थे, और वो भी किसके लिए, फॉर द राइट्स ऑफ अपार्थाइड पीपल जो वहाँ पर थे, जो निग्रोज थे, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी थी जी, जिनको वो लाकर यहाँ पर प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। और वो ये कहते हैं कि भारत की जो परिस्थितियाँ हैं वो वहाँ से काफ़ी अलग हैं, इसलिए अलग अप्रोच अपनाने की जरूरत है। और भारत जैसा देश जहाँ भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है, तो महात्मा गांधी का चाहे वो समाज को लेकर देखे, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर देखे, चाहे राजनीति को लेकर देखे, जो अप्रोच होता है वो कहीं ना कहीं हमें नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक दिखाई पड़ता है, समाज केंद्रित दिखाई पड़ता है। वही जब हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि चीज़ें तब परिवर्तित होंगी जब हम इसे लीगल फ्रेमवर्क में प्रस्तुत करेंगे। ठीक बात है। बिना लीगल फ्रेमवर्क को लाए, बिना सोशल डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को लाए, बिना समाजवादी विचारों को लाए, हम समाज को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। नैतिक अप्रोच, आध्यात्मिक अप्रोच, धार्मिक अप्रोच हमेशा हमें उस दिशा में ले जाएगा जहां सवर्णों का या वर्चस्व वाले लोगों का ही आधिपत्य होगा। तो दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है। अगर हम जाति की बात करें व्यक्तिगत रूप से, या पर्टिकुलरली अगर हम जाति पर चर्चा करें, तो जाति को लेकर या वर्ण व्यवस्था को लेकर महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा कि वर्ण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो उसके समर्थक थे। हाँ, बिल्कुल। और इतने मतलब ऐसे कटु समर्थक भी नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे, उनका एक बिल्कुल स्पष्ट मत था कि मैं इस बात को मानता हूँ कि सवर्णों ने
जो अन्य जाति के लोग हैं उनका शोषण किया है, उन्हें नुकसान पहुंचाया है, डिस्क्रिमिनेट किया है। तो उन्होंने कहा कि क्या तरीका होगा इसको सुलझाने का। उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रही लोग हैं, और सत्याग्रही लोग जो होते हैं जी। वो आत्मशुद्धि की बात करते हैं, वो प्रायश्चित की बात करते हैं, वो आत्मावलोकन की बात करते हैं। तो आत्मावलोकन, प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का जो क्रम है वो हमें ये बताता है कि जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो ये जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि शोषण भी उनसे हुआ है। तो वो इस बात का प्रायश्चित करें कि ये जो दलित वर्ग के लोग हैं, हरिजन वर्ग के लोग हैं, या जो भी दोज हू आर डिप्राइव्ड, वो सारे के सारे लोगों के उद्धार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएं। वो उनका मंदिर प्रवेश सुनिश्चित करें, वो उनका मुख्य जो धारा है उसमें भागीदारी, सहभागिता सुनिश्चित करें। इस जिम्मेदारी को अगर वो निभाते हैं तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था समाप्त करने की जरूरत नहीं है। इससे समाज को कोई बहुत नुकसान नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जाति, अगर हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनकी जो बड़ी अमूल्य रचना है, बहुत अच्छी रचना है, उसमें वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि जो कास्टिज्म है, जो जाति व्यवस्था है, दिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी समाज में विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, और ये जाति के कारण है। वो जाति और जैसे बहुत सारे ब्राह्मणिज्म का बहुत वो विरोध करते हैं, और इस क्रम में वो कहते हैं कि हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। तो डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल साफ ये बताते हैं कि जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, दे आर द ओरिजिनल, दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फियर, डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम बहुत बार ये समझते हैं कि धर्म से हमें आत्मबल मिलता है, संयम मिलता है, साहस मिलता है, ईश्वर के निकट जाने का मौका मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि धर्म कई बार जो है भय का केंद्र भी बनता है, भय का कारण भी बनता है। किसी को अगर डराना है तो धर्म के आधार पर आप उसे डरा सकते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट्स हैं, मनुस्मृति को उन्होंने इसी क्रम में जलाया था। बिल्कुल बिल्कुल। मनुस्मृति को उन्होंने इसलिए जलाया कि दिस रिलीजियस टेक्स्ट जो है, या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फियर इन सोसाइटी। आदमी अगर चाहे भी कि जाति व्यवस्था से वो विलग हो जाए, पृथक हो जाए, अलग होकर काम करे, तो ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। क्योंकि मुझे एक घटना याद आ रही है जी। डॉक्टर अंबेडकर को एक जाति तोड़क मंडल जो था वो काम कर रहा था, जिसका काम था कि जो जातीय भेदभाव है उसको समाप्त किया जाए। हाँ। उसने एक इनविटेशन भेजा, उनको आमंत्रित किया कि आप आइए और जो है अपना विचार रखिए। तो डॉक्टर अंबेडकर पहले से तैयार थे। दिसंबर 35 में उनको जो है ये इनविटेशन गया कि आप जो है 1936 में आपको एक अपना लेक्चर देना है और आप ही मुख्य वक्ता होंगे। ठीक बात है। तो उन्होंने अपना एक बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर जो है, मैं उनके बारे में एक बात जरूर कहूँगा कि वो जो भी कार्य करते थे पूरी तैयारी से करते थे। उन्हें अगर आपने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है तो वो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल एक बुक के फॉर्म में अपना स्पीच तैयार किया, और बड़े मेहनत से तैयार करके उन्होंने वहाँ के संपादक मंडल को भेजा कि मेरा जो स्पीच उन्होंने पहले भेजा, उसको देख आप उसको देखिए, आप इसको बंटवाइए, पंपलेट छपवा कर इसको लोगों में बंटवा दीजिए। लेकिन उसमें उन्होंने जो बात कही इतना कटु लगा लोगों को। जो संपादक मंडल था उसने देखा कि ये बातें जो है ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी स्वीकार नहीं कर सकती। सार्वजनिक तौर पर इन बातों को उतनी स्वीकार्यता मिलनी संभव नहीं दिख रही है। तो उन लोगों ने पहले तो इनका इनविटेशन कैंसिल किया, और बाद में फिर इस पूरे प्रोग्राम को ही उन्होंने रद्द कर दिया कि भाई ये प्रोग्राम लग रहा है अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी सारी बातें थी कि जो हिंदू रिलीजन के टेक्स्ट हैं उनको जला दिया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए। दे आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फियर, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम, चैलेंजेस। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये विचार था कि अगर जाति व्यवस्था भारत से खत्म करनी है तो आप तो एक तो इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करिए,
एक तो उनके यहाँ आना जाना खाना ये सब करिए, साथ ही साथ आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बांधिए। 1956 में अपनी मृत्यु के पहले वो इस बात में सफल होते हैं कि अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम को पास करवा दिया जाए, और पास करवाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो आर्टिकल 14 फिर पहला जो हमें मूल अधिकार दिया गया वो समानता का मूल अधिकार है, इक्वालिटी। और आर्टिकल 17 तो स्पेशली इसी की बात करता है कि हम अस्पृश्यता को समाप्त करेंगे। तो गांधी का अप्रोच था कि नैतिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से बातचीत करके, आपसी मेल मिलाप करके जातीय व्यवस्था में जो विसंगतियां हैं उसको सुधारी जाए। डॉक्टर अंबेडकर नहीं ये चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे जाति प्रथा कभी सुधरने वाली चीज नहीं है, इसे निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए और कानूनी तरीका अपनाया जाना चाहिए, क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहिए, और जो भी संभव है संघर्ष करने के लिए वो सब होना चाहिए। तो आप सहमत हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के बहुत बड़े राजनीतिक विचारक ही नहीं बल्कि एक दूरदृष्टा थे, भविष्य का अनुसंधान करने की उनकी अद्भुत क्षमता थी, और शायद अगर वो कुछ और समय जीवित रहते तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को एक अतुलनीय योगदान प्राप्त हो सकता था। उन्होंने गांव के विषय में भी आमतौर पर जो प्रचलित मान्यताएं थीं उसको खंडित किया। उन्होंने गांव को माना कि ये कूप मंडूक जगह है जहां पर सभी बुराइयां व्यवहार में पनपती हैं, फैलती हैं, और इसलिए उन्होंने पढ़ने लिखने का आह्वान किया, लोगों से शहरों में जाकर के नौकरी करने की बात कही, क्योंकि गांव में जिस प्रकार से जाति प्रथा का ज़्यादा दंश था। तो आप में आपके अनुसार गांधी जी जिस तरीके से गांव और समाज को देखते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या दृष्टि अपनाई भारतीय गांव और भारतीय समाज के विषय में? बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल साफ साफ, जैसे अगर हम गांधी की बात करें, गांधी से तुलना करते हुए हम आगे बढ़े तो गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में रहती है। बिल्कुल उनका साफ, और उन्होंने ग्राम स्वराज की संकल्पना को भी जीवंत करने की बात की। उन्होंने कुटीर उद्योगों की बात की, उन्होंने माइक्रो लेवल इंडस्ट्री की बात की, और वो इंडस्ट्री कौन चलाएगा? लोकल प्रोडक्ट, लोकल रॉ मटेरियल, लोकल लोग, और फिर जो है गांव का विकास करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने गांव को लेकर बड़ा क्लियर उनका मत था कि जो गांव है दे आर द रीजन ऑफ इविल्स, दे आर डेन ऑफ इग्नोरेंस। ये उनकी अपनी कही हुई बात है कि जो गांव है एक तरह से ये सिंक है, जहां पर सारी गंदगी एक साथ इकट्ठा होती है। डेन ऑफ इग्नोरेंस है, अज्ञानता का एक नाला है। और अगर हम गांव को देखें तो गांव में सबसे ज्यादा जाति प्रथा प्रचलित है। उन्होंने कहा कि जितने भी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति हों, उन्हें शहरों की तरफ आना क्यों है? उन्होंने कारण प्रस्तुत किए कि शहर जो है दे आर द एमिनेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन, दे आर द एमिनेंट सेंटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे आर द बिगेस्ट सेंटर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। यानी जो शहर हैं वहाँ अपेक्षाकृत जात व्यवस्था के जो बंधन है वो ढीले हुए हैं। गांव वाली संकीर्णता शहरों में नहीं है। इसके अलावा अगर आपको एजुकेट होना है शहरों में आना पड़ेगा, हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए आपको शहरों में आना पड़ेगा। तो ये अप्रोच उनका था कि गांव में अगर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से मानिए आपका विकास नहीं होना है। तो ग्राम स्वराज की संकल्पना जो गांधी की है वो इससे ये काफ़ी इनका अलग है। और स्वराज की बात अगर हम करें, दोनों ने स्वराज को लेकर बड़ी अलग बात की। गांधी जी का कहना था, गांधी जी का जो स्वराज है वो एक तरह से आध्यात्मिक स्वरूप का है, एक तरह से नैतिक स्वरूप का है, एक तरह से सामाजिक स्वरूप का है, मूल्यों की बात करता है कि जो गांव है परंपराओं, मूल्यों, ज्ञान, सभ्यताओं, इनका केंद्र हो सकता है। गांधी जी मानते थे कि बहुत सारी कमियां हैं। उनकी कई सारी पत्रिकाएं जो थी, चाहे वो यंग इंडिया जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, नवजीवन जो गुजराती में प्रकाशित होती थी, या हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, उन्होंने लगभग अपनी हर पत्रिका में इन सारी बातों का उल्लेख किया है कि कैसे हम जो है ग्रामोद्योग को, ग्राम स्वराज को आगे बढ़ाएंगे।
ग्राम कैसे हमारी जो आत्मा की आवाज़ है वो कैसे गांव में झंकृत होती है, सुनाई पड़ती है। तो हमारे जो डेवलपमेंट का यूनिट होगा, डेवलपमेंट का केंद्र होगा, वो गांव होगा। और यही कारण है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन है या बड़े मशीनों का जो विकास है उसका वो विरोध करते थे कि भाई ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नहीं, जो बड़े शहर हैं वो ज्ञान, सभ्यता, डेवलपमेंट इसके अवसर उपलब्ध कराते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर स्वयं उसके उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से की, फिर वो दुनिया के अन्य देशों में गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाई की, कोलंबिया से पढ़ाई उन्होंने की, 2-2 3-3 उन्होंने पीएचडी कर डाली। तो उन्होंने एक बात ये बताया कि अगर आप समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो ये मान के चलिए, एजुकेशन इज द ओनली मीन्स टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। वो कहते थे समाज तब परिवर्तित हो सकता है जब हम एजुकेशन को अपना इंस्ट्रूमेंट। वो कहते थे शिक्षा सिंघनी का दूध है, सिंघनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। तो अब गांधी जी के और अंबेडकर के परस्पर विरोधाभासी विचारधाराओं को लेकर के एक बिंदु हम देखते हैं, पूना पैक्ट। बिल्कुल। और न चाहते हुए भी बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा भी कि बहुत राजी खुशी उन्होंने पूना पैक्ट पर अपनी सहमति नहीं दी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई और गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और उनकी जो स्थिति दिनों दिन तबीयत खराब होने लगी। तो पूना पैक्ट को लेकर के एक राजनीतिक शास्त्री के रूप में आपका क्या विचार है? पूना पैक्ट एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में। और पूना पैक्ट कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए भी हम इसे याद करेंगे कि भारत में जो आरक्षण व्यवस्था की बात हम करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी ऐतिहासिक जो शुरुआत है वो पूना पैक्ट के बाद होती है, जब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता होता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये बिल्कुल यथार्थ स्थिति है, मैं इसको व्यक्तिगत रूप से भी स्वीकार करता हूँ कि भारत में जो दलित वर्ग के लोग थे, जो वंचित वर्ग के लोग थे, दे वर रियली फेसिंग एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार देखा था, बहुत देखा था स्वयं। अगर उनका भोगा हुआ यथार्थ था, भोगा यथार्थ था। और इसका जिक्र उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से कहानी के रूप में, एक तरह से उनकी ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर वीजा, मार्मिक, बहुत प्रभावशाली और बहुत चुभने वाले तरीके से किया, चुभने वाले तरीके। 36 पेज की मात्र किताब है। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति उसको पढ़े, वो समझे कि उनकी जो जीवनी है, उनकी जो यात्रा है जीवन का, कि प्रत्येक कालखंड में को उन्होंने कैसे जिया है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जाति व्यवस्था का दंश उन्हें नुकसान पहुंचाता था, कैसे प्रभावित करता था। तो डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते थे कि जो सोसाइटी है उसमें एजुकेशन और ये व्यवस्था आनी चाहिए, इससे परिवर्तन होगा। और दलितों के लिए उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने पहले तो ये डिमांड कर दी कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम हमें प्रोवाइड कराइए, जैसे भारत में मुस्लिम के लिए दिया गया था, सिखों के लिए व्यवस्था की जा रही थी, अन्य जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ थी उनको अंग्रेजों ने अलग अलग करने के लिए वो व्यवस्था की। डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए, यही एक कारण है, पूना पैक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग तो कर ही रहे थे, इसी कारण वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट डिप्रेस्ड क्लास पीपल्स राइट, कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को हम कैसे सुनिश्चित करें, ये बात उन्होंने बार बार गोलमेज सम्मेलन में उठाई जी। और इसको लेकर जब वो अड़ गए कि नहीं सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए, तो गांधी जी ने जो है भूख हड़ताल शुरू कर दी। एरौदा जेल में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, वो थे। तो उन दोनों के बीच में बस इस बात के लिए फिर समझौता होता है कि अगर हम इन्हें, गांधी जी का मानना था कि इन्हें अलग करने की बजाय अगर हम इन्हें आरक्षण दे दें तो क्या बेहतर नहीं होगा। ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम क्या था, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उनके सुविधा और समझ के लिए। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बस ये था कि
अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपने अपने समुदाय के अलग अलग प्रतिनिधियों को चुनेंगे ठीक बात। कि भाई वोट करने वाला भी उस कम्युनिटी का होगा, जिसको चुनेंगे वो भी उसी कम्युनिटी का होगा। तो गांधी जी का बस ये कहना था कि अगर आप सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर हिंदू कम्युनिटी है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और बाद में ये बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाएगा। तो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, उन्होंने जो सोल्यूशन दिया वो ये दिया कि भाई आप अपने कुछ लोगों की सीट आरक्षित करिए, उनको मैं भी वोट करूंगा, आप भी वोट करो। बिल्कुल। अभी जैसे कुछ सीटें लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित हैं, तो उनको सब वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी वोट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांधी जी का विचार बस ये था कि सेपरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो विजिबल हो, जो डिवाइड करे, जो ब्रॉडर हिंदू कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाए। वो चाहते थे कि समस्याएं हैं, गांधी ऑलवेज एक्सेप्टेड कि समस्याएं तो हैं, समस्याओं का तार्किक विधि से समाधान होना चाहिए। और तार्किक विधि जब भी हम अपनाते हैं तो हम अपने अंदर करुणा रखें, नैतिकता रखें, सत्याग्रह की भावना रखें। सत्याग्रह में उन्होंने एकादश व्रत की बात कही थी और उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो चाहता है कि वो सत्याग्रही बने तो अस्पृश्यता का उन्मूलन का संकल्प उसे लेना होगा। जो व्यक्ति अस्पृश्यता की भावना से ग्रसित है, जो अगली जाति के व्यक्ति को नीचा समझता है, क्षुब्ध समझता है, बुरा समझता है, वह व्यक्ति कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता। इन संकल्पनाओं के साथ गांधी आगे बढ़ना चाहते थे। और अंत में सीटों का रिजर्वेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी हुआ और प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उनके लिए भी हुआ। और उसके साथ हालांकि गांधी जी फिर भी बहुत दोनों के बीच में जो पूना पैक्ट अंतिम रूप में पहुंचा बड़ा सकारात्मक नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक सॉल्यूशन निकला। अब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं उन्होंने भारत के हिंदू कोड बिल के साथ ही कानून मंत्री के रूप में उसकी शुरुआत की। तो एक अक्सर विवाद का विषय उठता है कि भाई सभी धर्म मजहब पंथ में बहुत सारे कुरीतियां हैं या बुराइयां हैं, उनको दूर करने की कोशिश सभी को करनी चाहिए। तो हिंदू कोड बिल के साथ साथ मुस्लिम रिफॉर्म्स के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, क्रिश्चियन के लिए भी करना चाहिए, दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए भी करना चाहिए। तो खाली एक हिंदू कोड बिल क्यों आया या दूसरे रिफॉर्म्स क्यों नहीं आए? बिल्कुल, हिंदू कोड बिल की जहाँ तक बात है, हालांकि उसको लेकर डॉक्टर अम्बेडकर को बाद में इस्तीफा देना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू जी भी चाहते थे कि ये चीज़ें हों। हिंदू कोड बिल से उन्हें ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी, बस वो थोड़े जल्दबाजी से बचना चाहते थे। हाँ, इसलिए कई टुकड़ों में, 4 हिस्सों में पहले डॉक्टर बांट करके आया। चाहते थे कि जो चीजें हैं वो तुरंत हो जाए। नेहरू जी का कहना था कि हम थोड़ी सी इलेक्शन हो जाए, थोड़ा हम चीजों को समझ लें, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट तो 1952 में आया, पहली सरकार 1952 में बनी जिसे जनता ने चुना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि जनता के द्वारा चुनी हुई जब सरकार आए, आम सहमति बने, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था नहीं, हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उनको जो है उन्होंने माना कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, इनमें इनकी तुलना में हिंदू धर्म में जो जाति वाली व्यवस्था है वह ज़्यादा रिजिड है, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव है। ये डॉक्टर अंबेडकर का मानना था। तो डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आजकल पास हो रहे हैं, इसका विचार भी उन्होंने उस समय रख दिया था। और हिंदू कोड बिल में ऐसी अच्छी बातें थी, मैं तो आई रियली अप्रिशिएट हिंदू कोड बिल की उसमें जो बातें थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार मिले। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर जो है बच्चों को अडॉप्ट करने का जो अधिकार पुरुषों के पास है वो महिलाओं के पास भी होना चाहिए। यानी महिलाओं के अधिकारों, ये सिर्फ हिंदू की बात नहीं थी, मैं तो इसको मानता हूँ कि महिलाओं के अधिकारों की दिशा में किया गया एक शानदार प्रयास है हिंदू कोड बिल। और उन्होंने हिंदू कोड बिल में जिन विचारों को रखा था, चाहे वो उत्तराधिकार का विषय रहा हो, चाहे संपत्ति के
स्वामित्व का विषय रहा हो, संपत्तियों के विभाजन का विषय रहा हो, पॉलीगैमी को रोकना हो, एडॉप्टेशन का विषय रहा हो, इन सारे विषयों पर बाद में वार्ता हुई, बाद में हमने इसे स्वीकार किया। चाहे आप देखें क्या नाम है, उत्तराधिकार अधिनियम वाला जो बिल था वो पास हुआ 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, फिर हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, सब चीज़ें हुई। और उनका इंटेंशन था, ऐसा नहीं है उनका, जैसे बहुत सारे नेता हो सकते हैं कि वो इस्लाम के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाते हो। डॉक्टर अंबेडकर बहुत, जो मैं समझता हूँ, बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। उनकी 2 किताबें हैं, एक तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान है, एक उनकी किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। हाँ, 2 बड़ी शानदार मैं किताबें बिल्कुल हैं। इस पर आने वाला था, आपने बड़ा हाँ, अच्छा विषय चुना है ये। हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा इस वो पर प्रकाश डालें। हिंदू कोड बिल की बात आई तो मुझे लगा इसका भी जिक्र बिल्कुल। होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस्लाम के जो लोग हैं, मेनी टाइम दे टॉक अबाउट इंटरनेशनल ब्रदरहुड, इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात वो करते हैं, लेकिन उनका जो इंटरनेशनल ब्रदरहुड है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है इस्लामिक ब्रदरहुड फॉर ओनली इस्लामिक पीपल। वो ब्रॉडर नहीं है। उनके ब्रदरहुड में ना तो हिंदू है, ना तो सिख है, ना तो ईसाई है। केवल उनकी प्रतिबद्धता इस्लामिक लोगों के प्रति ही है। और मेनी टाइम जो इस्लाम की बात करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर 100% कहीं कुछ नहीं होता, ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी अगर प्रतिबद्धता देखें, प्राथमिकता देखें, उनका ओरिएंटेशन देखें तो आपको मिलेगा कि वो नेशनैलिटी या नेशनलिज्म से पहले अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। यानी रिलीजियस आइडेंटिटीज प्रायर टू नेशनलिज्म। तो ऐसा नहीं है। जैसे आप कबीर को जानते हैं, सब कबीर को जानते हैं। कबीर क्रिटिसाइज हिंदुइज्म, कबीर क्रिटिसाइज्ड इस्लाम, सभी तरह के रिलीजियस डॉगमेटिक व्यूज के विरोध में थे। बिल्कुल। इसी तरह का हम डॉक्टर अंबेडकर को देखते हैं, क्योंकि हिंदू आबादी बड़ी थी, वो हिंदू समाज से थे, हिंदू समाज में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला, तो वो चाहते थे कि हिंदू समाज में सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे कई बार ये सवाल उठता है कि उन्होंने बुद्धिज़्म ही क्यों अपनाया। बिल्कुल, बुद्धिज़्म क्यों अपनाया, अन्य धर्म क्यों नहीं अपनाया? तो डॉक्टर अंबेडकर स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि भाई मैं बुद्धिज़्म अपनाने से पहले एक बार मैंने सिखिज़्म की तरफ की यात्रा भी की, कि मैं सोच रहा था मैं सिख धर्म अपना लूँ। बट व्हेन आई अप्रोच्ड, जब हमने उनसे बात की, उनसे चर्चा की, उनकी तरफ आगे बढ़ा, तो मुझे लगा कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मी अ सेकेंड रेट स्टेटस। सेकेंड रेट स्टेटस हमें दे रहे हैं कि मैं सिखिज्म में तो जाऊंगा, लेकिन वो हमें अलग नज़र से देखेंगे। जैसे भारत के जो मुसलमान हैं या भारत से पाकिस्तान जाने वाले वो मुसलमान जो 1947 के, ये क्या ना 50 के बाद वहाँ पर गए, तो उन्हें मुहाजिर समझा गया, सेकेंड ग्रेड मुस्लिम समझा गया। या जो इधर के क्या नाम भारत के मुसलमान है, बांग्लादेश के मुसलमान है, अरब कंट्री के लोग इनको सेकेंड रेट का समझते हैं। हमारे देश में आज भी 85% से ज़्यादा मुसलमान तो पसमानदा कौम है, पिछड़े हुए हैं, और उसमें मुस्लिम समाज में जो खान हैं, पठान हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, समस्याएं सब में रही हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि भाई हमने देखा, हमने अप्रोच किया, सभी धर्मों को समझा, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो बहुत ही साफ और पाक हो, लेकिन हम बुद्धिज़्म को क्यों अपना रहे हैं? बुद्धिज़्म में पहले ही 2, अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज़्म में 2 ब्रांचेज पहले से रही हैं, हीनयान और महायान। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ना तो पूरी तरह से हीनयान को अपनाया, ना महायान की बात की। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि नव बौद्धों की बात की। उन्होंने कहा, उन्होंने एक नए यान की बात की, नया यान। हीनयान महायान तो पहले से था, लेकिन उन्होंने एक नया यान की बात की, और नया यान पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, हम उस पर भी आएंगे। तो उन्होंने नया यान में कहा कि हम उन चीज़ों को अपनाने जा रहे हैं जो समानता, संपोष्यता, इक्विटी
को बढ़ाने का काम करे। बुद्धिज्म में तो जैसे मूर्ति पूजा का विरोध बुद्धिज्म में होता रहा है, हाँ, लेकिन आज तो पूरी लेकिन दुनिया में बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनकी बुद्ध पूजा की होती है। लेकिन उनके क्या नाम समर्थकों ने क्या किया, उनकी मूर्ति बनाई और पूजा करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आंख को बंद करके अगर आप आगे बढ़ोगे, कोई काम करना चाहोगे, तो वो ठीक नहीं है। आंख हमेशा खुली रखो। हम बुद्धिज्म को अपना रहे हैं, लेकिन हीनयान पहले से है, मैं नहीं अपना रहा हूँ। महायान पहले से है, मैं नहीं अपना रहा हूँ। मैंने एक नई दिशा देने के लिए लोगों को नया यान जो है वो अपनाया। और उन्होंने कहा, जब उन्हें लगा कि तकरीबन 1956 की बात है, उन्होंने 1956 में हिंदुइज्म को छोड़ा। जी जी। जबकि तकरीबन 2 दशक पहले उनके दिमाग में ये विचार आ गया था कि हिंदुइज्म में हमारी सुरक्षा लग रही है, संभव है नहीं। नहीं, वो तो कहते थे कि मैं हिंदू मजहब में पैदा जरूर हुआ, लेकिन मरूंगा नहीं। हाँ, ये विचार उन्होंने बहुत पहले दे दिया था। इसको अडॉप्ट करने के तकरीबन 2 दशक पहले 2 दशक पहले उन्होंने ये बात कर ली। लेकिन उन्हें जब लगने लगा कि हमें अपने लोगों को एक नई दिशा देनी है, एक नया संदेश देना है, एक नया मार्ग उनके लिए प्रशस्त करना है, तब उन्होंने 1956 में तकरीबन 2 महीना पहले अपनी डेथ के उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया कि हमारे जो अनुयायी है उन्हें ये ना लगे कि हमने उन्हें अधर्म में छोड़ दिया। उनके लिए एक मार्ग जो है उन्होंने सुनिश्चित किया। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, उन्होंने बहुत इस पे जो है क्या नाम है, बुद्ध एंड हिज धम्म, उनकी एक बड़ी लोकप्रिय किताब है जी। हर व्यक्ति को जो दार्शनिक स्वरूप को समझना चाहता है बुद्धिज्म के, बुद्ध एंड हिज धम्म, उसे पढ़ना चाहिए। और उसमें उन्होंने बताया कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड अडॉप्टिंग बुद्धिज्म, हमने अन्य धर्मों को क्यों नहीं अपनाया। तो राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के बंटवारे पर लेकर के उनके क्या विचार थे, क्योंकि वो कभी भी पाकिस्तान के पक्षधर नहीं रहे और राष्ट्रवाद को लेकर उनकी एक अलग सोच थी। साथ ही साथ वो इस्लाम को राष्ट्रवाद के विरोध में मानते थे। बिल्कुल। तो उनका क्या मानना था कि पाकिस्तान का बनना भारत के हित में तो नहीं ही है, कभी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन उस समय डॉक्टर आम्बेडकर की जो दृष्टि थी, जो विचार था, वो किस तरह का था? देखिए, डॉक्टर आम्बेडकर की दृष्टि अगर पाकिस्तान को लेकर देखें तो बहुत क्लियर थी। उन्होंने एक बात कही जो मुझे अभी याद आ रही है कि पाकिस्तान का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ काम करना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही वहाँ पर अथॉरिटेरियन जो व्यवस्था है या रिजीम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। और बाद में वो बातें सही भी साबित हुई। तो और वो ये भी मानते थे कि जब से 2 नेशन थियरी आया है या जब से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, तब से हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और हमेशा के लिए ये सोचना कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहेगी, अब ये संभव नहीं है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बिगाड़ने के लिए जो सबसे बड़ा कारण वो मानते थे, वो 2 नेशन थियरी को मानते थे। बिल्कुल। वो मुस्लिम लीग की स्थापना को मानते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सेपरेशन को अपना लिया है। और जैसे नेशनलिज्म की बात आपने कही, तो राष्ट्रवाद उनके लिए प्राथमिकता में नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर के लिए नहीं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए जो है रिलीजियस टेरिटरी वाज द प्राइमरी। हम अगर केवल अंबेडकर की बात नहीं, अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करें, बहुत अच्छे समाज सुधारक थे, समाज में उनका बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन है, देश के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। लेकिन जब गंभीरता से सर सैयद अहमद खान को पढ़ते हैं तो मैं देखता हूं कि उनका भी झुकाव जो है अंतिम में मुस्लिम आइडेंटिटी के प्रति दिखाई पड़ता है। और वो कहते हैं कि कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, अंत में हम मजहबी आधार पर, कल्चरल आधार पर, पहचान के आधार पर या निर्जातीय आधार पर हिंदू और मुस्लिम जो है वो दे आर डिफरेंट कम्युनिटीज, बल्कि फर्क लोग हैं। और आप इकबाल को देखें, इकबाल जिसने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल। हाँ, अल्लामा इकबाल। लेकिन ये कुछ वर्षों के लिए था।
अल्लामा इकबाल ने इतनी बात जब कह दी तो बात यहीं पर कहकर वो भूल गए। ये तकरीबन 1910-11 के बाद जो ये बात खत्म हो गई, उनके जहन से निकल गई। अल्लामा इकबाल वाज द पर्सन हु इनवाइटेड जिन्ना। जिन्ना ने भारतीय राजनीति छोड़ दी थी, वो ब्रिटेन में जाके बस गए कि अब वहीं पर चलकर जो है वकालत किया जाएगा। लेकिन अल्लामा इकबाल वाज द पर्सन हु इनवाइटेड कि नहीं, आपको आना है, लीड करना है और इस्लामिक आइडेंटिटी के लिए भी काम करना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि चाहे इनके कितने भी समाज सुधारक रहे हो, जो बड़े लोग भी रहे हैं या जो भी जिन्होंने भी इस समाज में सुधार का प्रयास किया हो, उन सब ने कहीं ना कहीं रिलीजियस आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने की बात कही। और पाकिस्तान के निर्माण को उनका एक विचार था कि अगर हमें प्रयोग करना है, वो प्रयोजनवादी थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रयोजनवादी व्यक्ति थे, जॉन डीवी से प्रभावित थे। जब वो अमेरिका में कोलंबिया में वो पढ़ रहे थे तो जॉन डीवी से वो काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि जॉन डीवी ने लोकतंत्र और प्रैग्मेटिज्म जैसे विचार दिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें प्रयोग करना चाहते हैं तो कुछ साल के लिए जो है टेंटेटिव रिज्यूम में या प्रोविजनल रिज्यूम में हिंदू मुस्लिम को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि भाई ये साथ रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। लेकिन उनको ये विश्वास था कि बहुत लंबे समय तक इनको यूनाइट करके रख पाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। और उन्होंने माना कि पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा। हालांकि वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान डॉक्टर साहब, जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत में 1191-92 तराइन का युद्ध, उसके बाद 1857 जब हमने देश की आज़ादी की पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के मुखालिफ लड़ाई की, तो कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू मुसलमान साथ साथ लड़े। तो इतने 600-700 सालों तक हिंदू मुसलमान साथ रहे और 1857 की पहली जंग आज़ादी में हम लोगों ने साथ साथ कुर्बानियाँ दी। और 1857 से 1947 केवल 90 साल में ऐसा क्या बदल गया भारतीय राजनीति में, समाज में, कि हमको एक अलग मुल्क, हमारे देश का एक दो टुकड़ों में हम तकसीम हो गए, बंटवारा हो गया। ये क्या हुआ इतने 90 सालों में? डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, बिल्कुल इस पे मैं और जो मैं समझता हूँ इसके कई कारण हैं। एक तो पहले फारसी भाषा मुगलों के काल में या जो भी काफ़ी लंबे समय तक फारसी भाषा जो है कोर्ट की भाषा थी, राजकीय भाषा थी, सरकार की भाषा थी जी। तो जब एक विचार आया कि फारसी भाषा की जगह लेने के लिए विच लैंग्वेज इज सुटेबल, तो कुछ लोगों ने उर्दू की बात कही, जैसे जिसमें सर सैयद अहमद खां को मैं याद करूंगा, उन्होंने उर्दू की बात कही। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने देवनागरी हिंदी को फारसी के बाद भारत की राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने की बात कही। और इन्हीं क्रमों में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, काशी में कुछ संस्थाएं स्थापित हुई। अब मैं ये कह सकता हूँ कि काशी और प्रयागराज जो है दैट वाज द सेंटर। तो एक समय ऐसा आया जी, और ये समय आया इनके समय में, सर सैयद अहमद खां के समय में, जब हिंदी और उर्दू को लेकर विवाद शुरू हुआ और अंग्रेजों ने भी कोशिश की कि जो है उर्दू को हम राजकीय भाषा बनाए, कोर्ट की भाषा बनाए, सेपरेशन की भाषा बनाए, सब उन लोगों की भी ये कोशिश रही। तो हिंदी और उर्दू का जो विवाद उधर शुरू हुआ था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और इधर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, टू राष्ट्र नेशन। डॉक्टर अम्बेडकर तो लिखते हैं इस बात को, ये उनका जो है पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया जो उनकी बुक है, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो टू नेशन थियरी की संकल्पना है या जो मुस्लिम लीग की स्थापना है, डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, ये जो दो कारण हैं, ये सबसे ज्वलंत कारण हैं जिन्होंने लोगों को ये एहसास करवा दिया कि हिंदू और इस्लाम दो अलग अलग कौम हैं और दोनों को कभी भी एकजुट नहीं रखा जा सकता। हाँ, लेकिन ये तो ऐतिहासिक रूप से सही नहीं मालूम होता है। ये दृष्टिकोण बड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण है। इस संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण ही भारत का विभाजन हुआ और वो समस्याएं आज भी हैं। भारत में आज भी इस तरह की समस्याएं हैं।
ये जो विचार है कि दोनों अलग अलग यूनिटी हैं, आइडेंटिटी हैं, तो जब अलग अलग आइडेंटिटी समझेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। और जो कम्युनलिज्म है वो उसके दो ही आधार होते हैं, एक तो भाषा, एक धर्म, और धर्म भी उसमें जो है प्राथमिक है। धर्म के आधार पर ही सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सद्भाव बिगड़ता है, सौहार्द बिगड़ता है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में जो टू नेशन थियरी है, मुस्लिम लीग की स्थापना है, मोहम्मद अली जिन्ना है, अल्लामा इकबाल है, इन लोगों ने जो एक माहौल तैयार किया, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, इन कारणों से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ये दीज पीपल आर द रीजन। या हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो पहले बहुत थी, 1857 की क्रांति की चर्चा आपने की, लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो है लड़ाई लड़ी, लेकिन वो जो इन्होंने क्या नाम है टू नेशन थियरी दिया, ये उन्होंने लिखा है। तो जो 1924 में खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने शुरू किया और महात्मा गांधी ने उसको समर्थन देने की घोषणा की, अब आप सोचें कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत को ख़त्म करने की बात कही, तुर्की में ये हो रहा था, भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना था? इस आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दे करके सही किया या गलत किया? आपकी राजनीतिक दृष्टि क्या कहती? नहीं, गांधी जी की दृष्टि ये थी, गांधी जी हमेशा से ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ें। और गांधी की दृष्टि तो बहुत व्यापक है, बहुत परिमार्जित है, बहुत आध्यात्मिक है, बहुत नैतिक है। और गांधी, चाहे वो दलितों का प्रश्न हो, चाहे माइनॉरिटीज़ का प्रश्न हो, उन्होंने कभी किसी को अलग करने की बात की ही नहीं जी। गांधी ने हमेशा ये प्रयत्न किया कि सभी कम्युनिटी के लोग हमारे साथ आएं, मिलें और हैंड टू हैंड मिलकर संघर्ष को आगे बढ़ाएं। और यही कारण था कि इस क्रम में उन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का भी जो है समर्थन किया। भारतीय मुसलमानों ने उसका समर्थन इसलिए किया था, वही जो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी, ब्रदरहुड, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, इस्लामिक इंटरनेशनल ब्रदरहुड की जो संकल्पना है वो वही कि इस्लामिक आइडेंटिटीज प्रायर टू नेशनलिज्म। तो इस कॉन्सेप्ट ने जो है चीज़ों को बिगाड़ने का। डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम लोग बहुत सुनते पढ़ते हैं कि गांधी जी और डॉक्टर आम्बेडकर के जो वैचारिक मतभेद थे उसके विषय में बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे विषय भी थे जिस पर डॉक्टर आम्बेडकर और गांधी जी के विचार परस्पर सहमति के साथ मिलते थे, या उनमें कहीं कोई वैचारिक सामंजस्य की स्थिति नहीं देखने को मिलती? गांधी जी और अंबेडकर के जो विचार हैं, मैं तो चाहे वो धर्म के ऊपर हो, चाहे समाज के ऊपर हो, जाति के ऊपर हो, चाहे वो पाकिस्तान के निर्माण के ऊपर ही क्यों ना हो, या भाषा को लेकर हो, संस्कृति को लेकर हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो अस्पृश्य जनों को लेकर हो, बहुत सारी बातें ज़्यादातर फर्क दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ हद तक उनमें सिमिलरिटीज़ हैं, साम्यताएं हैं। जैसे अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को गलत गांधी भी मानते थे कि भाई इस व्यक्ति को छूना गलत है, ये जो संकल्पना ये गलत है। इसको अंबेडकर भी, जाति प्रथा में जो कुरीतियां थी, जो ऊंच नीच जाति के आधार पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत चीज है। डॉक्टर महात्मा गांधी भी कहते हैं ये गलत बात है। डिफरेंसेस कहाँ है कि दोनों का अप्रोच अलग अलग है। गांधी जी ने कहा कि इसके लिए जो है आपको दूसरे तरीके, गांधी जी ने भी ये कहा कि भाई मैं उस ईश्वर को क्यों स्वीकार करूं जो जाति के आधार पर भेदभाव को आगे बढ़ाता हो या भेदभाव की बात करता हो, मैं उस ईश्वर को नहीं स्वीकार करूंगा। उन्होंने खुद ही जो है मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर काम किया। और जब जात पात तोड़क मंडल बना तो डॉक्टर अंबेडकर से भी गांधी जी ने कहा कि आप आइए और अपने विचार रखिए, अपनी बातें कहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि नैतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि,
धार्मिक दृष्टि से हम जाति व्यवस्था को दूर नहीं कर समाप्त सकते। नहीं हाँ, कर वो पाए। व्यवहारिक बातें नहीं है, तो सिद्धांत में बड़े हाँ, आकर्षक सिद्धांत लगती में, हो। सिद्धांत में वही बात है। गांधी जी ने कहा कि हम आदर्श, मूल्य, संस्कृति और जो समाज में समरसता है उसको क्रिएट करने की कोशिश करें। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड। हम एक ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो सामाजिक न्याय की संकल्पना में संकेंद्रित हो, जो इक्विटी की बात हमेशा करे। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैकेनिज्म पर, मैकेनिज्म की बात उन्होंने बार बार की कि भाई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, संवैधानिक और विधिक व्यवस्था के तहत ये काम होना बिल्कुल। उन्होंने एक बिल्कुल साफ कहा कि देखिए, जो हमारी समस्याओं का समाधान है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है। संविधानवाद जो है, जब तक हम ये नहीं प्राप्त कर लेते, ये लक्ष्य जब तक नहीं मिल जाता, तब तक हम हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बताएं कि ये संविधानवाद की अवधारणा क्या है, जो आजकल भी बहुत चर्चा में है। संविधानवाद को अगर हम कहें तो संविधान तो भाई, संविधान का मतलब है कि कुछ लिखित नियम और कानून, जैसे जर्मनी ने भी बना रखा था हिटलर के टाइम में, मुसोलिनी ने भी बना रखा था। तो संविधान तो हम कुछ भी लिखकर अपने हिसाब से चला सकते हैं। संविधान में लोकतंत्र को हम कितना सुरक्षित रखते हैं, हमारा जो संविधान है कितना लोकतांत्रिक है, कितना जन केंद्रित है, कितनी सामाजिक न्याय की संकल्पना को आगे बढ़ाता है, या लोगों के हितों की कितनी बात करता है, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कितनी हो पाती है, लोगों को सुरक्षित कितना रखता है हमारा संविधान जी। इस बात, इन मानकों पर यह तय होगा कि हमारे यहाँ संविधानवाद है या नहीं है। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संविधानवाद है लेकिन लिखित संविधान नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज देयर। दुनिया में बहुत सारे देश होंगे जहाँ संविधान है, संविधानवाद नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश जो है वो संविधानवाद को लेकर है, हम संविधानवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो गांधी और अंबेडकर के अप्रोचेज में डिफरेंसेस की बात करें तो धर्म को लेकर भी उन्होंने कहा, जैसे महात्मा गांधी का विचार है कि उन्होंने तो श्रीमद् भगवद गीता को भी बहुत अपने अंतःकरण से स्वीकार किया। गांधी ने कहा कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, जब भी कभी हमें ये लगता है कि हमारे सामने डार्कनेस है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दृष्टि हमारी बोझिल हो जाती है, वो चीज़ें ओझल होने लगती हैं, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब श्रीमद् भगवद गीता हमें हमेशा एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है, एक ऐसा प्रकाश प्रशस्त करता है, और मैं जो है तुरंत अपनी समस्याओं का वहाँ समाधान कर पाता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्हें उनका ईश्वर नहीं मिलता, लेकिन जब भी हमें अपने ईश्वर के सामीप्य की अभिलाषा हुई, मुझे हमारे ईश्वर ने हमेशा वो निकटता प्रदान की और हमारा मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर धर्म विरोधी थे। भाई अगर वो धर्म विरोधी होते तो बौद्ध धर्म में क्यों जाते? वो नास्तिक तो नहीं थे। नास्तिक नहीं थे। नास्तिक कहना तो बिल्कुल गलत बात है कि वो नास्तिक थे। उन्होंने कहा कि धर्म वह ठीक है जो मानव सेवा की बात करे। अब यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि महात्मा गांधी भी मानव सेवा, महात्मा गांधी तो अपने आश्रम में कुष्ठ रोगियों को भी रखते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी साफ सफाई करते थे, सपत्नी करते थे, तो शौचालय भी साफ करते थे। और इसके लिए उन्होंने पूरा और अगर आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी सरकार ने शुरू किया, वो गांधी जयंती पर शुरू किया। स्वच्छ भारत मिशन जो था, स्वच्छ भारत मिशन जो बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो गांधी जी के जीवन में स्वच्छता का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। और उन्होंने बीमारी, जरावस्था या जो भी जिनकी भी सेवा हम कर सकते हैं, उनकी सेवा के लिए गांधी हमेशा संकल्पित रहे। और यही दृष्टि है डॉक्टर अंबेडकर की भी कि भाई जो पीड़ित हैं, जो दयनीय हैं, जो असहाय हैं, जिनकी दुर्गति हो रही है,
जो परेशान हैं उनको उनकी मेन स्ट्रीमिंग करो, हम्म, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराओ। हम्म, अगर हम उनको सुविधाएं ना उपलब्ध कराएं और धर्म की बात करें, नैतिकता की बात करें, हाँ तो उसका कोई अर्थ मर्यादा की नहीं, बात हाँ करें, उसका कोई पूजा अर्थ की नहीं, बात करें, उसका कोई अर्थ कोई नहीं। अर्थ नहीं है। ठीक कह रहे अर्थ केवल मानव केंद्रित धर्म का है जिन्हें तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर हम कस सके। ठीक बात है। तो डॉक्टर साहब, हमारे समाज में किसी भी प्रकार का जाति भेद न हो, सामाजिक समरसता हो, लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, इसके लिए आज आप डॉक्टर आम्बेडकर की सोच को कितना प्रभावी और प्रासंगिक मानते हैं? मैं तो डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा से बहुत प्रासंगिक और मैं तो इतना रेलेवेंट मानता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण या पहचान का हो, वो उनसे सीख ले सकता है। जी। डॉक्टर अंबेडकर अपने समाज के पहले व्यक्ति थे हम्म, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बिल्कुल। मतलब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे समुदाय, एक ऐसे समाज से आते थे जहाँ लोगों ने पढ़ाई के बारे में या उच्च शिक्षा के बारे में बहुत नहीं सोचा था या कभी भागीदारी नहीं कर पाए थे। हाँ, या डॉक्टर उनको वैसा करने के लिए वो इकोसिस्टम नहीं बिल्कुल मिल पाया। इकोसिस्टम भी नहीं था और कोशिश भी नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन परिस्थितियों में चूर हो जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन हमारे भी कई सारे ऐसे मित्र हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित वर्ग से हैं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं, उनके साहस, उनके आत्मबल को स्वीकारा है और वो बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैंने गांव में देखा है कि थोड़ा सा जो है, थोड़ी सी समस्याएं आई वो हट जाते हैं। तो ऐसे भी लोग रहे हैं। तो मैं डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेने की बात सबको कहता हूँ कि चाहे वो किसी वर्ग का हो, जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, डॉक्टर अंबेडकर से आप सीखिए कि एक ऐसे डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से जहाँ पर आप खाना 2 टाइम खा ले वही बहुत बड़ी बात है। वहाँ से वो कोलंबिया जाते हैं, वहाँ से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं, वहाँ से वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी। वहाँ से वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। वहाँ से वो सबके तर्कों को गलत साबित करते हैं, उस सबके तर्कों का जवाब देते हैं, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति देते हैं। संविधान से अगर हम डॉक्टर अंबेडकर को निकाल दें तो डॉक्टर अंबेडकर के बिना संविधान कभी पूरा होगा ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, मुझे एक बात याद आ रही है, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसने संविधान बनाया। हाँ, जाहिर सी बात, उन्होंने बहुत खुले रूप से कहा। और उन्होंने जब वो अपनी आखिरी स्पीच दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने सर बी.एन. राव का जिक्र सभा किया, के सलाहकार और सचिव हाँ, जो सलाहकार थे भारतीय संविधान के। उन्होंने कहा कि ये जो क्रेडिट है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सारे लोग हमें दे रहे हैं, इसका क्रेडिट बहुत हद तक सर बी.एन. राव को जाता है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। और डॉक्टर बी.एन. राव के बारे में बहुत सारे लोग कम जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, या उनका प्रचार भी उस तरह से नहीं हुआ। ही वॉज एक्सट्रीमली एक्सीलेंट पर्सन, मतलब नो डाउट। मैं जब भी बी.एन. राव को पढ़ता हूँ, वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार से थे, जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ तो उन्होंने दुनिया के कई सारे संविधानों की स्टडी की, दुनिया के संविधानों को समझा और उसके बाद उन्होंने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया और उस रफ ड्राफ्ट को स्क्रूटनाइज करना, उसको प्रिपेयर करना और उसको फाइनल रूप देना। हाँ, उसके लिए लीगल आर्गुमेंट्स दिया गया था, लीगल आर्गुमेंट्स तैयार करना, उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी। बिल्कुल। लेकिन कहीं से भी ना तो हम बी.एन. राव के कंट्रीब्यूशन को कम समझ सकते हैं और ना ही डॉक्टर अंबेडकर की। ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर बी.एन. राव ने ये काम नहीं किया होता तब क्या होता। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जिस कालखंड में हम संविधान को बना पाने में सफल रहे हैं वो कालखंड काफी दीर्घ हो सकता था, कई वर्ष लग सकते थे, हो सकता 2-4 वर्ष और लग जाते। तो और उन्होंने अपने कमेटी के सारे मेंबर्स को, हालांकि
बाकी कमेटी के जो मेंबर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन कम है, बहुत कम है। लेकिन उन्होंने आयंगर जी को भी याद किया, उन्होंने बाकी मेंबर्स को याद किया, सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भाई जब मैं संविधान सभा में आया, उसकी भी बड़ी रोचक कहानी है, हाँ, क्योंकि वो उसकी भी तो बड़ी रोचक कहानी है। क्योंकि वो पहले तो वो संविधान, बंगाल से हाँ, वो चुनकर चला आए। गया पूर्वी पाकिस्तान में। हाँ, वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तो फिर वो बॉम्बे से चुनकर आए। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था हाँ, कि आई एम गोइंग टू प्ले सच इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ करूंगा, चलूंगा, कुछ देखूंगा, समझूंगा, और उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि और ये मैं जब गांधी यहाँ आया। जी चाहते थे कि डॉक्टर आम्बेडकर बिल्कुल बिल्कुल भारतीय संविधान सभा में शामिल हो, जबकि पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो चुकी थी, बिल्कुल और वो जिस जगह से चुन कर गए थे वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। बिल्कुल। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आया तो मेरा लक्ष्य बस इतना था कि मैं अनुसूचित जाति, जनजाति या जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी बातें मैं वहां पहुंचाऊंगा बिल्कुल ठीक है। और उनके हित में कानून पास करवाऊंगा। बस इस लक्ष्य के साथ मैं आया था। लेकिन संविधान सभा ने मुझ पर इतना बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, इसके लिए उन्होंने सबको धन्यवाद आभार ज्ञापित किया, प्रकट किया। आभार व्यक्त किया। हाँ। और ये निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़ने से बस हम ये समझ पाते हैं कि एक व्यक्ति में अगर जिजीविषा है, संकल्प शक्ति है, कुछ कर गुजरने की मंशा है, आत्मबल है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। जब भी मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जब भी कभी बीए फर्स्ट ईयर में हमारे बच्चे आते हैं तो उनकी नाराज़गी मैं देखता हूँ महात्मा गांधी से भी होती है, डॉक्टर अम्बेडकर से भी होती है। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि भाई आप ये बताओ कि आपने गांधी जी के द्वारा लिखे गए साहित्य को पढ़ा है, या गांधी पर दुनिया के लोग, बहुत सारे लोगों ने तकरीबन हजारों किताबें लिखी होंगी, क्या आपने उनमें से किसी को पढ़ा है? डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी पढ़ी है, सबसे छोटी किताब उनकी वेटिंग फॉर वीज़ा है, क्या आपने उसको देखा? तो उसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि मैंने पढ़ा है। तो मैं कहता हूं कि इफ यू आर रेडी टू क्रिटिसाइज समवन, आप उसके बारे में बहुत डिटेल में जानो, हाँ, पहले उसको समझो। पढ़ो, समझो। सही भाई बात। जब हम डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे ही नहीं तो हम उनको क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? गांधी की कमियों को हम कैसे खोजेंगे जब हम उनको पढ़ेंगे ही नहीं? बिल्कुल। और जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें पता चलती हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं, गांधी जी ने जो किया वो करना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। पूरी दुनिया में और मुझे फिर वो उनके जो जीवनीकार हैं या उनके बारे में जो लिखते हैं स्कॉलर, उनमें लुई फिशर ने कहा कि दुनिया के बहुत सारे देशों की मैं यात्रा करता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ की यात्रा करता हूँ तो एक तीर्थयात्री के, ये क्या नाम है, एक पर्यटक के रूप में जाता हूँ। दुनिया के अन्य देशों की यात्रा मैं एक पर्यटक के रूप में करता हूँ, लेकिन जब मैं भारत की यात्रा करता हूँ तो मैं गांधी के देश की यात्रा करता हूँ। तब मैं सिर्फ यात्रा नहीं करता, पर्यटन नहीं करता, वो यात्रा मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह हो जाती है। तो भारत को अगर भारत की यात्रा को तीर्थ यात्रा कोई समझ रहा है तो ये गांधी के कारण भी संभव है। बहुत बढ़िया। और दुनिया की बात अगर हम करें, दुनिया में मैं दो लोगों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, भारत के दो लोगों को जिन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उसमें सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध, और दूसरे नंबर पे मैं महात्मा गांधी और विवेकानंद जी को मानता हूँ। गांधी की दुनिया में हम जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, तो बताते हैं कि हम उस देश से हैं जहाँ के गांधी है, क्योंकि गांधी पूरी दुनिया में शांति, सत्य, अहिंसा, प्रेम, साहचर्य, सत्याग्रह के प्रतीक हैं। तो इतनी जो पहचान है पूरी दुनिया में गांधी की, वो उससे हम अपने आप को जोड़ते हैं तो अच्छा लगता है। गांधी के जो विचार है निश्चित रूप से रेलेवेंट है। हो सकता है कि समय के कालखंड में कुछ चीज़ें, मैंने पहले ही कह दिया था कि गांधी हो, अंबेडकर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो पूरी तरह से सही सब बातें अच्छी नहीं कर सकता कि उनकी बातें हर फ्रेमवर्क में फिट बैठे, ये संभव नहीं है।
ठीक बात है। हाँ। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक मऊ में साधारण निर्धन परिवार में हुआ। कई भाई बहन थे, 14 भाई बहन थे और सबसे छोटे थे। ऐसे कौन लोग बड़े महत्वपूर्ण थे जिनका बड़ा योगदान डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर बनाने में रहा है? डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर बनाने में पहले तो उनके जो नज़दीकी गुरुजी थे, जिनसे वो पढ़ते थे, टाइटल अंबेडकर उनका था, उनके गुरुजी वो भी का। ब्राह्मण थे। हाँ, वो भी ब्राह्मण। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणों की अंबेडकर उतनी, सरनेम जो है हाँ, उन्होंने अंबेडकर दिया, सरनेम, हाँ, उन्होंने ही वो, दिया। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मणों की इतनी ज़्यादा खिलाफत करते थे। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये जो जातीय भेदभाव की जो बात है, इसका असली स्रोत क्या है? असली स्रोत वो ग्रंथ हैं, वो स्क्रिप्ट्स हैं, वो पुस्तकें हैं जो ये बताती हैं कि अगर आप दोनों को बराबर कर दोगे तो समाज समाप्त हो जाएगा, समाज में आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, आप केवल इसी काम के लिए बने हो। जैसे कुछ ग्रंथ होते हैं कि भाई आप इसी काम के लिए बने हो, दूसरा ये काम नहीं कर सकता। तो अगर इस व्यवस्था के जो मूल स्रोत हैं उसको समाप्त कर दिया जाए तो समाज में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और यही कारण है जब 1936 का उनका जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1936 में उनका जो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुआ था, वो इसीलिए हुआ था कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको जला दिया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ ही जो है ये सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। तो हाँ, इस तरह कभी कभी थोड़ा सा अतिवाद दिखता है। महात्मा गांधी कहते हैं जब 1936 में उन्हें कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया तो उन्होंने उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की। महात्मा गांधी ने वो पुस्तक पढ़ी। पहले के लोग पढ़ते थे, अभी तो पता नहीं क्या स्थिति है। तो महात्मा गांधी ने उनकी वो किताब पढ़ी। महात्मा गांधी ने कहा कि आपने जो धर्म ग्रंथों के बारे में बात कही है, मैं उससे पूरी तरह असहमत हूँ। आपने धर्म ग्रंथों की कमियों को आगे बढ़ाने की मतलब उसको पिक किया है। आपने भारतीय धर्म शास्त्रों, धर्म ग्रंथों की अच्छी बातों को नज़रअंदाज किया। तो कई सारी बातों पर जो है जो क्रिटिसिज्म उन्होंने हिंदू स्क्रिप्ट्स की थी, उस पर गांधी जी ने बहुत सारे जो है तर्क प्रस्तुत किए, बहुत सारा जवाब दिया। बाद में फिर डॉक्टर अंबेडकर ने जब उसका अपडेटेड एडिशन आया तो फिर गांधी के प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। तो एक तरह से जो है एक दूसरे को एडमायर करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और ये जानते थे, ये डॉक्टर अंबेडकर भी जानते थे कि गांधी कोई समाप्त नहीं कर सकता, गांधी के विचारों को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और महात्मा गांधी भी जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जो बात कर रहे हैं वो बातें सही हैं। उन बातों और महात्मा गांधी ने कहा, हाँ, तार्किक हैं, वैज्ञानिक हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई हम स्वतंत्रता प्राप्ति को एक आध साल आगे बढ़ा सकते हैं, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने की इतनी जल्दबाजी नहीं है जितनी जल्दबाजी अस्पृश्यता के उन्मूलन की है। हमारा जो प्राइमरी ये इंटेंशन है वो पहले अस्पृश्यता को समाप्त करना है जी। जब हम अस्पृश्यता को समाप्त करेंगे तब हम मिलकर लड़ेंगे ना। अस्पृश्यता को नहीं समाप्त कर पाते हैं तो हम कैसे लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा अस्पृश्यता उन्मूलन इज प्रायर टू इंडिपेंडेंस। बिल्कुल, हम 1 साल बाद आज़ादी चाहते हैं, अस्पृश्यता समाप्त करो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, हालांकि कुछ मामले में मैं उस बात से सहमत भी हूँ, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि भाई देखिए आपने उस तरह की पीड़ाएं सहन नहीं की हैं। सही बात। तो जिस व्यक्ति ने उस प्रकार की पीड़ाओं को सहन किया है उन समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता है, तो उसके द्वारा सुझाए गए समाधान ज़्यादा प्रासंगिक होंगे। यही कारण है गांधी जी ने भी अछूतों के उद्धार की बात कही, 3 पत्रिकाएं निकाली केवल हरिजन नाम पर, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, बहुत सारा काम किया। लेकिन आज भी जब शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर की बात आती है, उनके उत्थान की बात आती है, उनके मेन स्ट्रीमिंग की बात आती है, हम डॉक्टर अंबेडकर को ज़्यादा याद करते हैं, गांधी अपेक्षाकृत पीछे छूट जाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही विचार उत्तेजक, बहुत ही ज्ञानवर्धक वार्ता रही और हम चाहेंगे कि आप नियमित समय समय पर थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन करने के लिए वार्ता के अंक में आते रहें, ताकि हमारे जो छात्र छात्राएं यहाँ संस्थान में आकर के नहीं पढ़ सकते हैं, वो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपके विचार, महापुरुषों के भारत के निर्माण में योगदान को समझ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। और ये हमारे लिए खुद जो है बहुत अच्छी बात है कि मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ। जी मैं डॉक्टर अंबेडकर से भी सीखता हूँ, गांधी से भी सीखता हूँ। इन लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी भी है, बहुत सारे इनके साहित्य पढ़े भी हैं, जी तो मेरी इनमें रुचि भी है। जी जी और मैं चाहता हूँ कि लोग इनको पढ़ें, तब अपना तर्क रखें, तब अपनी बात रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हाँ। आमंत्रण के लिए। धन्यवाद।